नमस्कार। डीडी राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। शब्दों की लड़ियों से गूंथी भावों की सुंदर परिभाषा, जैसे हो गागर में सागर वैसे ही हम सब की हिंदी परिभाषा। जी हां, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए उस देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि भाषा और संस्कृति के बीच में एक अटूट संबंध होता है और भाषा ही संस्कृति की संवाहक होती है। और इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हिंदी जो हम सब की आन बान और शान है, हमारा गौरव है और हमारा गर्व है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास और अनुभवी मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर नंद किशोर पांडे सर हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। साथ ही विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में जो 2023 में हुआ था, उसमें आपको विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही आप केंद्रीय हिंदी संस्थान में पूर्व निदेशक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। दूसरे हम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में दूसरे आज के मेहमान हैं वीरेंद्र पांडे जी हैं। आप MNIT जयपुर में अभी कार्यरत हैं। आप सदस्य हैं राजभाषा प्रकोष्ठ के। आप भाषाविद हैं, स्तंभकार हैं। सर, आपका भी बेहद बेहद स्वागत है। तीसरे आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं अशोक कुमार जी हैं। आप केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 1 में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी सर बेहद बेहद स्वागत है। सबसे पहले सर, आपसे चर्चा को शुरू करना चाहेंगे। हिंदी भाषा को 75 साल हो गए राजभाषा घोषित हुए हुए। आप हिंदी के अब तक के सफर को किस तरीके से देखते हैं? आपने ठीक कहा, 75 वर्ष राजभाषा के रूप में हिंदी के हो चुके हैं। 75 वर्षों में हिंदी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति निरंतर बढ़ी है। जो सरकारी सूचनाएं हैं और तमाम बैठकों का जो अनुभव है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी का काम निरंतर सभी विभागों में और प्रायः सभी कर्मचारियों के द्वारा ध्यान देकर बढ़ाया गया है। लेकिन जनता की जैसी अपेक्षा है, समाज की जैसी अपेक्षा है, उस रूप में राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास नहीं हुआ। जी, तो हिंदी का जो उत्पत्ति है, जो इतिहास है, वो आपसे जानना चाहेंगे। वो किस तरीके से हुआ है? कहा जाता है कि हिंदी का जो इतिहास है वो 100 सालों से भी पुराना है। ये ठीक है, हिंदी का इतिहास तो हम 1300 वर्षों का मानते हैं जी। और हिंदी के पहले साहित्यकार के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य सरहपाद को स्थान देते हैं कि सरहपाद हिंदी के पहले कवि थे और उस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास 1300 वर्षों का इतिहास है जी। जिस हिंदी को हम बोल रहे हैं जी। यानी खड़ी बोली हिंदी, इसका भी इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। लेकिन हिंदी की जब हम प्राचीनता में जाते हैं तो 1300 वर्षों की हिंदी की चर्चा करते हैं और यह हिंदी 200 वर्षों में बहुत तेजी से, और इतनी तेजी से कि दुनिया की कोई भी भाषा इतनी तेजी से अपना स्थान इतने बड़े क्षेत्र में और इतनी बड़ी आबादी में अभी तक नहीं बना पाई है। उस तेजी से हिंदी की प्रगति 200 वर्षों में हुई है। जी, हिंदी की प्रगति 200 वर्षों में हुई है और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, 1000 साल से भी ज्यादा हिंदी का इतिहास पुराना है और इन सब पे हम सबको गर्व है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आप सदस्य हैं राजभाषा प्रकोष्ठ के। जो सरकारी कार्यालय है उसमें जो राजभाषा की स्थिति, वो किस तरीके से देखते हैं आप? राजभाषा की जो स्थिति है वो तकनीकी संस्थान से लेके अनेक प्रकार के सरकारी कार्यालयों के जो कार्य हैं वो उदासीन हैं। राजभाषा के कार्य को लेकर कार्यालयों में इस प्रकार 1949 में यानी 14 सितंबर 1949 में राजभाषा लागू हुआ, लेकिन अब तक
जो जिस प्रकार से उसकी गति होनी चाहिए थी, यानी आज भी आपको जब वो छमाही तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती है, संस्थानों से मांगी जाती है, तो उसमें बताने के लिए उसकी प्रतिशत यानी 100 में से 2%, 100 में से 4%, यानी उस आंकड़े को जब प्रतिशत में काउंट किया जाता है, लिखा जाता है, तो 4% आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब ब्रिटिश काल की अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती थी कार्यालयों में, उससे तो स्थितियां सुधरी हैं। हाँ, शुरुआत में जब राजभाषा लागू हुआ भारत में जी, तो 15 वर्ष का एक कालखंड दिया गया कि हम पूरी तरह से हिंदी में आ जाएंगे। तो जब नहीं हुआ तो नियम लाए गए, अधिनियम बना 1967, जिस पे राष्ट्रपति जी का कुछ आदेश था और सरकारी कार्यालयों को बाध्य करना पड़ा कि आप इस प्रकार से करिए, अन्यथा आप पे दोषारोपण, आप पे कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन वो कह सकते हैं कि राजभाषा विभाग के पास इतने अधिकार नहीं है कि वो नीति नियमों को लागू करवा पाए। लेकिन समय काल परिस्थितियों के अनुसार स्थितियां काफी परिवर्तित हो रही है। एक समय था जब राजभाषा अधिकारी नहीं होता था कार्यालय में, लेकिन आजकल हर कार्यालय में राजभाषा अधिकारी होता है, प्रकोष्ठ होता है। आप खुद प्रकोष्ठ में हैं। राजभाषा के लागू होने से अब तक की स्थिति का आकलन करेंगे तो संविधान सभा में भी जब चर्चा हुई थी तो राजभाषा की यात्रा इतनी सरल नहीं थी जी। आप देखेंगे तो बहुत तीखी चर्चा हुई, 24 घंटे चर्चा हुई, 3 दिन चर्चा हुई, यानी 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक ये चर्चा हुई। 1994 में लोकसभा सचिवालय ने एक पृष्ठ जारी किया था, वो 277 पृष्ठों का है, कि भाषा के ऊपर, भारत की भाषा क्या हो, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है। इस सबको पढ़ना चाहिए। पृष्ठ संख्या उसका है 2035 से लेके 2332 तक का, ये 277 पृष्ठों का एक उन्होंने जारी किया है कि कैसे गोपाल स्वामी अयंगार के, मुंशी वेणी माधवाचार्य, इन सब ने मिलकर हिंदी को प्रतिस्थापित किया कि भारत की भाषा यानी सरकारी कार्यालयों में एक भाषा के रूप में राजभाषा को होना चाहिए। तो ये हिंदी की यात्रा इतनी सरल नहीं है, लेकिन अभी भी कार्यालयों में वो एक मैकाले मानसिकता जो कह सकते हैं, उससे हम बाहर नहीं आ पाए। खैर हिंदी उनको के एक लगता है जी, उसमें उनको ये लगता है कि जैसे ही हम कोई टिप्पणी लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो ये काव्यात्मक है, हास्यास्पद हो सकता है जी। हिंदी के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां और भी बात करेंगे आपसे। जैसे आपने जिक्र किया संविधान सभा का, महात्मा गांधी जी ने उसी संविधान सभा में कहा था कि हिंदी का प्रश्न मेरे लिए देश की आजादी का प्रश्न है। हिंदी भाषा केवल एक राजभाषा नहीं है, ये संपूर्ण देश की संस्कृति के रूप में पल्लवित और पुष्पित भाषा है। अशोक जी। हिंदी आजादी के आंदोलन की भाषा बनी जी, और वह भारतीय भाषा परिवार की बड़ी बहन है। यदि हम महात्मा गांधी जी की बात करें और यदि हम उनके आदर्शों पर चलें, जिनको पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है, तो हमें उनकी इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जिस महापुरुष ने हिंदी को पूरे देश की एकता का प्रश्न माना, जिन्होंने हिंदी को पूरे देश को एकता की कड़ी में बांधने वाली भाषा माना जी, आज यदि राजनीतिक कारणों से जी, या चंद स्वार्थी लोग हिंदी का विरोध करें और अंग्रेजी को ढाल बनाकर यह बहाना बनाएं कि इससे देश की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है, जी, तो मुझे लगता है कि उनका यह बहाना उचित नहीं है। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए बलिदान किए, ठीक वही बलिदान हिंदी के लिए भी हुआ है जी। तो उनका बलिदान केवल देश की आजादी नहीं, देश को भाषाई मुक्ति देने के लिए भी था। तो हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस महापुरुष ने हिंदी को देश की एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा बताया, उसको हम लोग स्वीकार करें, अंगीकार करें, और इससे किसी भी क्षेत्रीय भाषा का कोई अहित होने वाला नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, सभ्यता और संस्कृति की जो संवाहक है वो किसी भी देश की भाषा होती है। हिंदी को लेकर क्या कुछ लगता है आपको? बिल्कुल ठीक है जी। चर्चा हो रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 3 बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिनकी देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका है,
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जी पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी, इन तीनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जी और राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए कार्य करते रहे। राष्ट्रभाषा के लिए देश में प्रचारक हुए। आज भी पूर्वोत्तर में और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचारक हैं। उन प्रचारकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 1962 के बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान को दी गई। जी गांधी जी अपने आश्रम में जब लंबे समय तक रहते थे तो हिंदी पढ़ाते थे और हिंदी में भी गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ाते थे। किसी ने कभी पूछा कि आप हिंदी पढ़ाते हैं और रामचरितमानस पढ़ाते हैं, कि मैंने हिंदी पढ़ी तब रामचरितमानस को पढ़ा और रामचरितमानस के भीतर से मेरे मन में राम राज्य की कल्पना आई। कभी किसी ने उड़ीसा में भी प्रश्न पूछा था कि आप गुजराती भाषी हैं, आपने स्वयं अंग्रेजी में पढ़ाई की, आप हिंदी की बात करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैंने हिंदी पढ़ी, लेकिन केवल हमारी चर्चा या बाल गंगाधर तिलक जी की चर्चा इसलिए नहीं होती है कि हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी है, उसके अन्य कारण भी है। मान भी लो कि हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ाई की, तो गोस्वामी तुलसीदास और कालिदास ने किस भाषा में पढ़ाई की थी? और ये भी कहा कि हम लोग कालिदास और तुलसीदास की तुलना में ज़्यादा प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नहीं हैं। इन दोनों के समय तक तो अंग्रेजी आई भी नहीं थी। यानी भारत की समझ, भारत की पहचान और भारत का विकास भारतीय भाषाओं के माध्यम से होगा। ये प्रारंभिक दौर में जी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में धीरे धीरे बैठ गया था। इसलिए जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वह जो स्वतंत्र था, वह स्वतंत्र, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वशिक्षा जी और अछूतोद्धार, जी ये चार विषय बहुत महत्वपूर्ण होकर के उभरे थे कि इसके माध्यम से ही स्वतंत्र बनेगा। उस स्वतंत्र को लाने में स्वभाषा की बहुत बड़ी भूमिका थी। जी इसलिए बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वभाषा की चर्चा कर रहे थे और विशेष रूप से हिंदी की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में एक भाषा है जो अंग्रेजी के समानांतर खड़ी हो सकती है और उसके माध्यम से सरकारी कामकाज किया जाए, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाए, उसके माध्यम से शासन को चलाया जाए, तो भाईचारा भी बढ़ेगा, देश में आत्मीयता बढ़ेगी। और इन सब की अपनी कोई न कोई क्षेत्रीय भाषा है जिसका प्रयोग वो अपने घर में मातृभाषा के रूप में करते हैं। जी यानी किसी की भोजपुरी है, अवधी है, ब्रजभाषा है, मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी है और बुंदेली है। यानी इस तरह से तमाम बोलियां हैं। इसके बावजूद वे लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हिंदी के लिए सबने अपनी बोलियों को किनारे किया है और एक भाषा के रूप में इसको अपनाया है। जी यह काम गांधी जी ने गुजराती होते हुए किया था। जी इस कार्य को विनोबा भावे ने किया था मराठी होते हुए। जी। काका कालेलकर ने किया था मराठी होते हुए। मोटूरी सत्यनारायण जी ने किया था तेलुगु भाषी होते हुए। जी और गांधी जी ने अपने बेटे को हिंदी प्रचार प्रसार के लिए चेन्नई भेजा, जी यानी तब के मद्रास को भेजा। हर व्यक्ति अपने बेटे के लिए अच्छा काम सोचता है जी और गांधी जी ने अपने बेटे के लिए हिंदी प्रचार के काम को चुना जी। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से उनके पुत्र ने हिंदी का काम किया। जी दक्षिण भारत के तमाम लोगों ने तब के समय में, जिसमें मोटूरी सत्यनारायण जी थे और उसके साथ ही दक्षिण भारत के अनेक विद्वान थे, जिन लोगों ने महीनों दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया, तो हिंदी के माध्यम से एक संस्कृति जो भारत की संस्कृति और जिसका विकास की बात आपने की, जी यह विकास भारतीय भाषाओं से होते हुए, यानी संस्कृत, पाल, प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए हिंदी विकसित हुई है, जिसने बहुत तेजी से संपूर्ण भारत में अपना प्रचार और प्रसार बढ़ाया। वो अभ्रंश से विकसित हुई है, विशेषकर शौरसेनी अभ्रंश से जी ये खड़ी बोली हिंदी विकसित हुई और इसका व्याप बहुत तेजी से फैला। जी इसके मानकीकरण की प्रक्रिया की व्यवस्था जी। आज़ादी के पूर्व भी की गई, जी। आज़ादी के पश्चात तो विधिवत संस्थान बना करके किया गया। तो हिंदी एक मानक रूप में भी स्थित है। जी। केवल जो हम मैकाले से प्रभावित होकर जो अंग्रेजी आई, प्रभावित होकर के आई, विधिवत व्यवस्था करके आई
और हमारे भीतर की जो गुलामी की मानसिकता है इस हद तक बैठी कि आज़ादी के बाद इतनी अंग्रेजी का प्रयोग हमने 10-12 वर्षों में किया कि कार्यालयों में बैठे हुए जो नीचे के स्तर के अधिकारी हैं उनको हमने दुविधा में डाला और हमारे देश के लोगों ने ही उनको हीन भावना का शिकार बनाया। बाद में उनको लगा कि बिना अंग्रेजी पढ़े कामकाज नहीं हो सकता। उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भेजा। कितना दुखद लगता है जी कि जिस गांधी जी ने अंग्रेजी के समानांतर हिंदी को खड़ा करने का प्रयास किया, जी हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी और उस रूप में हिंदी के लिए काम करते रहे। कुल मिलाकर हिंदी के समक्ष चुनौतियां तो बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी ने समय काल परिस्थितियों में हर परिस्थिति में देश को एक सूत्र में पिरोए रखा। देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जनसंचार के लिए। मैं दूसरा विषय कह रहा था कि उनकी 150 वर्षवीं जयंती के अवसर पर हिंदी माध्यम के विद्यालयों को परिवर्तित कर अंग्रेजी माध्यम में लाया गया जी। और उसका नाम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय रखा गया। यानी ये बहुत हास्यास्पद है। बदलना ही था और नाम ही देना था। तो बहुत से नाम थे भारतीय महापुरुषों में जिन लोगों ने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की थी, देश विदेश में अंग्रेजी में व्याख्यान दिए थे, उनके नाम पर कर सकते थे। खैर, नाम पे और चर्चा करेंगे। अशोक जी, आपके पास में भी आऊंगा। फिलहाल जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जो अंबेडकर शिक्षण केंद्र है उसके निदेशक जो हैं डॉक्टर दिनेश गहलोत, वो हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजभाषा को राष्ट्रीय भाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है वो कैसे मिल सकता है। जी दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। पहले तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आज दिन याद करता हूं 14 सितंबर 1949 को, जब हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा का वह 9वां सत्र था और 12 तारीख को 12, 13 और 14 सितंबर 1949 को भाषा के विषय पर संविधान सभा में बड़ी जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। जब इस विषय पर चर्चा शुरू हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले संविधान सभा के मेंबर से ये निवेदन किया कि मेरा सब साथियों से निवेदन रहेगा कि इस विषय पर आप जब शब्दों का प्रयोग करें तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि किसी वर्ग के या किसी व्यक्ति के जो भाव है उसको किसी भी प्रकार से चोट नहीं पहुंचे। इस प्रकार का निवेदन करना पड़ा। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भाषा का विषय कितना भावनात्मक विषय था। इस विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद ने कहा कि 100 से भी अधिक संशोधन आए। क्या 12 तारीख को यह चर्चा शुरू हुई, 13 को पूरे दिन संविधान सभा में इसी विषय पर चर्चा हुई, 14 को भी संविधान सभा में इसी विषय पर चर्चा हुई। 14 सितंबर 1949 को आखिर में हमने हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 343 जो हमको आज दिखाई देता है वो आज से ठीक 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। जी वीरेंद्र जी, जैसा दिनेश गहलोत जी ने बताया कि राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए भी काफी संवैधानिक प्रावधान है, उसके लिए समग्र राष्ट्र को इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है राजभाषा से राष्ट्रीय भाषा का सफर कैसे पूरा हो सकता है? राजभाषा से राष्ट्रभाषा के मैं इसमें दो बातें कहूंगा जी। इस द्वंद्व में न पड़ा जाए कि राजभाषा से हमें राष्ट्रभाषा बनाना है या राष्ट्रभाषा को लेके कोई एक, क्योंकि वो राष्ट्रभाषा बनना यानी सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे हुए और वो सांस्कृतिक एक चिंतन को समाहित करते हुए राष्ट्रभाषा बनती है जो जन समुदाय के आजादी के 75 वर्ष अपन पूरे कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा अब यही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, क्योंकि जितने भी देश अपन आसपास के देखते हैं सब में कोई ना कोई भाषा है जो पूरे देश का नेतृत्व करती है। इसमें एक बात है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं जी। उन सब का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि भारत की सभी भाषाएं चैतन्य भाषाएं हैं और वो भारत की संस्कृति उन भाषाओं में समाहित है। प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी दौरे पे जाते हैं तो हिंदी से ही संबोधित करते हैं। सबसे बड़ी बात एक बड़ी संपर्क भाषा के रूप में है और भारत ने इसी संपर्क भाषा यानी हर प्रांतों में कुछ न कुछ ऐसे प्रतिशत मिल जाएंगे आपको हिंदी बोलने वाले के। इसलिए भारत ने अभी तक तो यही माना कि राजभाषा के रूप में, तो पहली बात तो हम राजभाषा के रूप में उसको अंगीकार कर लें।
जो राजभाषा के लक्ष्य है 100%, उसको हम पालें। जो वर्गीकरण के आधार पे भारत ने जिसको उसको माना, वो वर्गीकरण करते हुए उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। तो मेरा मानना पहले कि इस द्वंद्व में न पड़ा जाए कि राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना है, उसके बजाय हम हिंदी को और व्याप बढ़ाएं और राजभाषा के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर लें। तो राष्ट्रीय भाषा का अगर दर्जा मिलता है तो क्या कुछ अलग से प्रावधान लागू होंगे? राष्ट्रभाषा के लिए जो प्रावधान होंगे वो तो संविधान और संसद पूरे भवन देश में तय क्या होंगे। कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए? इसमें भी चर्चा करें और उन भाषा भाषियों से जिनका इन पे विरोध है उनको समाहित करते हुए, उनको स्वीकारोक्ति कराते हुए कि एक बड़ा जनसंख्या समुदाय है जो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में लेकर आता है, उनके बीच में उनके मन स्थिति ऐसे कोई थोपने वाली बात करते हुए नहीं करना। तो अभी मेरा जो उसमें मानना है कि राजभाषा के नाते, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय उन प्रदेशों में भी है जहां पे इसका विरोध है, तो उन प्रदेशों के उन कार्यालयों में इसको अपना लिया जाए। इसके बाद हम अगर इस बात पे आए कि राष्ट्रभाषा के लिए, क्योंकि राजभाषा की तो एक संवैधानिक प्रावधान है, उसकी स्थिति सीमित है, वो एक सीमित क्षेत्र में अभी अपनाई जा रही है। राष्ट्रभाषा तो राष्ट्रीय मूल्यों को लेते हुए, सांस्कृतिक एक इकाई को लेते हुए, एक सामायिक संस्कृति जो भारत की समसामयिक संस्कृति उसको लेते हुए है। तो राष्ट्रभाषा तो सभी भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय है, लेकिन एक प्रतिनिधित्व करने की लिए बहुत जरूरी है और समय भी आ गया, क्योंकि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अगर खड़ा करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय भाषा की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अशोक जी, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा विकास जी। राष्ट्रभाषा शब्द की पहले परिभाषा समझी जाए जी। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा होती है जो उस समुदाय के अधिकांश जनों का प्रतिनिधित्व करती हो। हिंदी भारत के 50% से अधिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल 50% से अधिक क्षेत्रों में बोली, लिखी और पढ़े जाने वाली या समझे जाने वाली भाषा है जी। तो मैं जहां तक समझता हूं, राष्ट्रभाषा की परिभाषा को समझते हुए राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। हिंदी स्वघोषित राष्ट्रभाषा है भारत की, बस उसको समझने की और हाँ, हृदय से स्वीकार करने की बात ही है। यह बात मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार प्रत्येक घर का एक मुखिया अवश्य होता है, भले ही उस घर के विकास में सभी लोगों का या घर के सभी सदस्यों का योगदान होगा। पिताजी कमाकर लाएंगे, माताजी भोजन बनाएंगी, बच्चे अपना अपना काम करेंगे, कोई पढ़ेगा, कोई लिखेगा, कोई कुछ करेगा, किंतु एक मुखिया दादाजी के रूप में अवश्य होगा जो उन सभी को निर्देश देगा, उन सभी को परामर्श देगा कि ऐसे करो वैसे करो। यदि घर के सभी सदस्य यह बात तय कर लें कि नहीं, हम सभी मुखिया हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, तो क्या वह घर विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक यही बात भाषाओं पर भी लागू होती है। यदि मुखिया हम तय करें कि भाई इस देश में प्रतिनिधित्व करने वाली, इस देश का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भाषा है तो वह हिंदी है। आजादी के आंदोलन की कोई भाषा है तो वह हिंदी है। राष्ट्र के संपर्क की कोई भाषा है तो वह हिंदी है। और इस बात को हम लोग हृदय से स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से सभी भाषाओं का विकास होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक समय था जब हिंदी को सिर्फ और सिर्फ देश में ही जाना जाता था, लेकिन आज 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो विश्व की है वहां पर हिंदी को एक विषय के तौर पे पढ़ाया जाता है। ठीक कहा आपने। ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में उलझाने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है जी। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनका विकास होना चाहिए। एक भी भाषा भारत की समाप्त होना या मरनी नहीं चाहिए। सबके विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। विश्व में 100 नहीं जी, लगभग 200 विश्वविद्यालयों में जी आज हिंदी की पढ़ाई हो रही है। बड़े गर्व की बात है। और किसी न किसी तरह से इससे भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पहुंच चुकी है जी। अनेक विश्वविद्यालयों में बड़े विभाग हैं हिंदी के,
जैसे श्रीलंका के केलेनिया विश्वविद्यालय में मैं गया था, जी 9 शिक्षकों का विभाग है। जी श्रीलंका में कई ऐसे लोग हैं जो कोचिंग सेंटर हिंदी का चलाते हैं, जी और एक कोचिंग सेंटर में मैं गया था, जैसे वहाँ अपने 200 यहाँ विद्यार्थी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाए जाते हैं, वहां उस पे तरह से हिंदी को हिंदी के सिखा लिए। जी और विश्व में कई जगहों पर हिंदी शिक्षण की अच्छी व्यवस्था है। जी यानी विश्व की अनेक प्रतिष्ठित भाषाओं के लोग हिंदी पढ़ने लगे हैं, हिंदी जानने में उनकी रुचि बढ़ी है। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके पहले भी हिंदी की चर्चा हुई। जी। पहली बार अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। उसके बाद अब तो गिनती नहीं है कि कितनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी गूंजी। जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी अनेक बार हिंदी बोल चुके हैं, जी और जहां भी दुनिया में जाते हैं जी आदरणीय मोदी जी हिंदी में ही बात करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं को हिंदी में संबोधित करते हैं। और जब किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आते हैं तो वो भी अपना संबोधन हिंदी में ही हिंदी देते में करते हैं। जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधनों का प्रभाव दुनिया पर पड़ा है कि इतनी अच्छी हिंदी एक हिंदीतर क्षेत्र का व्यक्ति बोल सकता है। हैं। जी गुजराती भाषी बोलता है, जी हिंदी में अपने व्याख्यान देते हैं। पूर्व विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी अनेक बार विदेशों में हिंदी बोली। जी। अब वो बात समाप्त हो चुकी है जी कि भारत का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी में बैठकें होती हैं। भारत के मंत्रालय और कैबिनेट मंत्री हिंदी में अपनी बैठकें लेते हैं, उनके कार्यवृत्त हिंदी में लिखे जाते हैं, हिंदी में बहसें होती हैं, जी हिंदी में चर्चा होती है। तो हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, विदेशों में प्रतिष्ठित हुई है, पठन पाठन के रूप में हुई है, शोध के रूप में हुई है। जी विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी में बड़े स्तर पर शोध हो रहे हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार 75 वर्षों में राजभाषा के रूप में, साहित्य के रूप में, बोलने वालों की संख्या के रूप में हुआ है। कई बार हिंदी के प्रोफेसर के रूप में, और तमाम जो हिंदी के प्रशंसक हैं, हिंदी के चाहने वाले जी। हैं, उनको लगता है कि हिंदी के प्रचार की गति धीमी है। गति चाहे जो भी हो हिंदी की, लेकिन विश्व की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है अंग्रेजी सहित जो इतनी तेजी से बढ़ी है। जी जितनी तेजी से दुनिया में आज हिंदी बढ़ी है, जी उतनी तेजी से विश्व की कोई भी और भाषा नहीं विकसित बढ़ी। नहीं हुई जी है। जी जी तो ये और हिंदी विकास के लिए अशोक गर्व जी का एक विषय है। जी अशोक जी, एक तरफ हिंदी का जो प्रचार है विदेशों में हो रहा है, दूसरी तरफ स्कूलों में हिंदी बोलने पर फाइन लग रहा है। हाँ, ये क्या तरीका है? यह बहुत ही निराशाजनक बात है। और चूंकि हमारे समाज का एक ढर्रा बन गया है, कहें तो एक परंपरा सी बन गई है। एक तो दिखावे की प्रवृत्ति, और दूसरा हम लोग अपने विकास को लेकर पश्चिम की ओर जो देखते हैं, यह हमारा एक निराशाजनक रवैया है। जी। मैं समझता हूं कि यह हमें बदलना चाहिए। हमारे देश में जितने मिशनरी विद्यालय खुले हैं, उनका लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी करके यहाँ के विद्यार्थियों को हम भारतीय संस्कृति से दूर करें और पश्चिमी संस्कृति के नज़दीक लेकर जाएं, ताकि वो मानसिक रूप से वही मैकाले की शिक्षा पद्धति के भारतीय गुलाम बने रहें। जी और आज भी यह बुरी परंपरा या कुत्सित विचार चल रहा है कि मिशनरी विद्यालयों में, और अब तो मिशनरी ही नहीं, ऐसे विद्यालय भारतीयों के भी, या हम कहें तो स्थलीय विद्यालय भी ऐसे पनप चुके हैं जो हिंदी बोलने पर विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका पुरजोर विरोध हो और सरकारें और प्रशासन इस पर कार्यवाही करें, क्योंकि यह संविधान में यह न केवल असांस्कृतिक है, मैं तो कहूंगा कि यह असंवैधानिक भी है। जो बालकों के बोलने की स्वतंत्रता, कि जिस भाषा में वो अपने विचारों के अभिव्यक्ति अच्छे से करना चाहते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं, उनको प्रतिबंधित करके। जी, कुल मिलाकर ये चर्चा आपके साथ में इसी विषय पर जारी रहेगी। फिलहाल
राजस्थान साहित्य अकादमी के जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साधुवाद और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया, हम राजभाषा हिंदी के साथ 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 75वें वर्ष का क्या महत्व होता है, यह हम सभी जानते हैं। 2 वर्ष पूर्व हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था और एक समृद्ध राष्ट्र की संकल्पना के साथ अमृत काल की योजना बनाई थी, अमृत काल में प्रवेश किया था। मैं समझता हूं आज हिंदी भाषा, जो कि राजभाषा के रूप में अपना अमृत महोत्सव मना रही है, इस अमृत पर्व पर उपस्थित है। स्वयं को विकसित, समृद्ध और इस तरह विस्तृत करे कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की धड़कन, देश के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में, भावों में, अनुभूतियों में प्रेम के साथ हिंदी गूंजने लगे। अर्थात यह राजभाषा से राष्ट्रभाषा का मार्ग इस अमृत काल में करे, यह मेरी आकांक्षा है। और इसके साथ यह भी विचार हमको करना है कि जहां हिंदी ने अपरिमित अकूत विस्तार पिछले दशक में किया है, इस दशक में किया है, वहीं इस पर औपनिवेशिकता का खतरा, औपनिवेशिकता का अंकुश भी कम नहीं बढ़ा, खूब बढ़ा है। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि हिंदी पर अंग्रेजियत का, औपनिवेशिकता का जो खतरा मंडरा रहा है, उससे सतर्क और सजग होकर बचने की आवश्यकता है। और उसका जो सरलतम बल्कि एकमात्र मार्ग यदि है तो वह भारत की देशी भाषाओं के साथ हिंदी की समरसता, हिंदी भाषी, हिंदी में व्यवहार करने वाले सारे देश के नागरिक जितना अधिक हमारी आंचलिक भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समरस होंगे, समरसता के सूत्र तलाशेंगे, उतना ही हिंदी अपने राष्ट्रभाषा के स्वरूप को प्राप्त करेगी और इस अमृत काल में ही यह आकांक्षा पूरी हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इस अवसर पर एक और अंतिम बात अवश्य कहना चाहूंगा। पिछले 20-25 वर्षों में बाजारी शक्तियों के दबाव के कारण जो समाचार पत्र, जो मीडिया, जो हिंदी के पुरोधा, जो हिंदी के अग्रधावक हिंदी को आगे लेकर चलते थे, उन्होंने या तो समझौता कर लिया या वे पराजित हो गए या उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। मैं उनको अंग्रेजियत के आगोश में, अंग्रेजियत की कैद में घिरता हुआ देखता हूं। समाचार पत्रों की भाषा बदल गई,
शिक्षण संस्थाओं और अकादमिक संस्थानों ने जबरन अंग्रेजी को हिंदी में स्थान दे दिया, किंतु आज भी दूरदर्शन जैसे पहले कभी आकाशवाणी और अब दूरदर्शन पूरी दृढ़ता और आत्मीयता के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार और विस्तार में लगा हुआ है। निश्चय ही इस अवसर पर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसके इन सत्कार्यों का स्मरण किया जाना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ में अपने विचार साझा करने के लिए। सर, जो राजस्थान साहित्य अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष है इंदुशेखर तत्पुरुष जी, उन्होंने भी चिंता जताई है कि जो हिंदी भाषा का जो उपनिवेशीकरण हो रहा है और जो अंग्रेजी का विस्तार हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। आपको क्या लगता है? अंग्रेजी का विस्तार बढ़ा है जी। मैं हिंदी के विस्तार की चर्चा कर रहा था जी। अंग्रेजी के प्रति लोगों की ललक भी बढ़ी है। मेरा मानना यह है कि उतनी अंग्रेजी आवश्यक है जिससे हम बातचीत कर सकें, कभी आवश्यक हुआ तो विदेशों में हम काम कर सकें। और इस हिंदी के लिए और इस अंग्रेजी के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त है जी। क्योंकि कक्षा 10वीं तक अनिवार्य रूप से हिंदी का एक प्रश्न पत्र होता है। उस प्रश्न पत्र को ठीक से नहीं पढ़ाया गया, इसलिए 10वीं तक अनिवार्य रूप से अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी की समस्या भारतीय विद्यार्थियों के सामने बनी हुई है। उसको 1 वर्ष में कोई भी भाषा नया व्यक्ति सीख सकता है जी। जो अन्य भाषाओं को जानता है, उसे केवल 6 महीने का समय चाहिए। तो वह जो ललक बढ़ी है, यह ललक कई मायनों में ठीक नहीं भी है। या क्या रोजगार के अवसर अंग्रेजी में ज्यादा बढ़ गए, ऐसा कुछ है? रोजगार के अवसर जितने बड़े हैं जी। उससे अधिक हमारी भाव भंगिमा बढ़ी है। जी। आज भी जब अनुपात देखिए 10 हिंदी भाषी प्रांतों का जी। कि कितने विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देते हैं और कितने विद्यार्थी हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं, तो यह अनुपात 1 और 20 का होता है। जी। 5% के आसपास विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देते हैं जी। और उसके लिए सारा तामझाम है, सारी व्यवस्था है, सारी मानसिकता है। केवल राजस्थान में लगभग 35 लाख विद्यार्थी हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या बहुत बड़ी है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी है। तो जो हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनके विषय में अधिक सोचने की आवश्यकता है। जो हिंदी पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और जैसे ही उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर हिंदी माध्यम से होने लगेगी, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और प्रबंधन, जी। इन्हीं विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ते हैं जी। और उसमें पढ़ने के बाद कई बार पछतावा भी है, क्योंकि अंग्रेजी की जो संप्रेषणीयता है, उसमें जो संप्रेषित करने की क्षमता है, वो बहुत कमज़ोर है। मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं दिखा जिसने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की हो प्रारंभ से और MSc किया हो और उसको कह दीजिए कि 12वीं की गणित और विज्ञान की पुस्तक जो हिंदी माध्यम की है उसे पढ़ा दें, वो नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन 12वीं तक जिस विद्यार्थी ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता है जी। जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया है, वे सारे लोग आज कोचिंग पढ़ाते हैं और कोचिंग के जो केंद्र खुले हुए हैं जी। वहाँ पर पढ़ाने वाले बेहतरीन शिक्षक वे हैं जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से, मराठी माध्यम से, तेलुगु तमिल माध्यम से पढ़ाई की है जी। इतना ही नहीं, जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं जी। और जितने पुराने अंग्रेजी के शिक्षक हैं जो आज विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, उनकी एक बार गिनती करिए जी। वे सारे लोग अपनी भाषा के माध्यम से और 10 प्रांतों में हिंदी भाषा के माध्यम से 12वीं तक की पढ़ाई किए, एक विषय के रूप में अंग्रेजी लिया, बाद में अंग्रेजी से MA किया, PhD किया
और अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए जी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको दिखलाई पड़ेंगे जिन लोगों ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की और अन्य विषयों में उन लोगों ने तज्ञता को हासिल किया या अन्य विषयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने में सफल हुए, मुझे ध्यान आता है। कुल मिलाकर हिंदी में जो पढ़ा है वो कहीं रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकने वाला। रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान है। इसमें विकास अशोक जी, जी, हाँ। यूपीएससी एक तरफ सर कह रहे हैं कि हिंदी का बोलबाला है, वर्चस्व बढ़ा है, लेकिन जब यूपीएससी के रिजल्ट की बात करते, देश का सर्वोच्च एग्जाम जो यूपीएससी लेती है, आईएएस का एग्जाम, उसमें जो हिंदी और इंग्लिश के सफल होने वाले जो अभ्यर्थी है उनका रेशियो बहुत डगमगाया हुआ रहता है। उसमें यह अनुपात पहले नहीं था ऐसा जी। लेकिन इन वर्षों में, हाल के वर्षों में देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी जो हैं वो अग्रणी रह रहे हैं जी। तो इसमें विकास जी मेरा मानना यह है कि पहले तो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारी भाव भंगिमा ज्यादा बढ़ी है, तो इसमें सबसे अधिक दोष जो है वो व्यवस्थाओं का और नागरिकों का है। हमने अपनी भाषाओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया जी। और उससे जो विदेशी भाषा है उसने उस स्थान को भरना शुरू कर दिया। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, वही। जी। और बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाओं में बैठे कुछ अंग्रेजी परस्त लोगों ने ऐसा हवा बना दिया, यह एक डर का विषय बना दिया कि अभिभावक सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे बच्चे को यदि अंग्रेजी की 4 पंक्तियां नहीं आएंगी तो वो समाज में पिछड़ जाएगा, वह व्यवस्थाओं में पिछड़ जाएगा। किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और यदि वह अभिव्यक्ति की भाषा स्वयं की हो तो आप समझ कर देखिए कि अभिव्यक्ति कितनी मजबूत होगी। और भाषा यदि मेरी स्वयं की नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो मेरी अभिव्यक्ति उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितनी कि वो मैं अपनी भाषा में कर सकता हूं। और मैं राजीव जी दीक्षित को सुनता हूं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वो तथ्य दिया कि अपनी भाषा में जिस बात को हम 1 सेकंड में समझ सकते हैं, किसी भी दूसरी भाषा को उसी बात को समझने में 6 सेकंड का समय लगेगा। अब सोचिए कि हमारी जो प्रतिभा है उसका 6 गुना ह्रास हो रहा है। बिल्कुल, उसका 6 गुना ह्रास हो रहा है। मैं तो विद्यालय में हूं, मैं देखता हूं कि बालक ना हिंदी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है या उनको प्रेरणा नहीं मिल रही है कि वो हिंदी में अपनी बात रख सकें, और अंग्रेजी वो उतनी प्रभावशालीता से बोल नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी थोपी जा रही है और जो हिंदी उनको, और उससे बड़ी बात ये हो रही है कि अब शिक्षा का माध्यम बनाकर थोपी जा रही है। ये और ज्यादा नुकसान हो रहा है राष्ट्र का और राष्ट्र की प्रतिभा का। आप अंग्रेजी सिखाइए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं पूर्णतः सहमत हूं इनकी बात से, कि आप किसी भी भाषा को यदि विदेश जाने के लिए, विदेश में व्यवसाय करने के लिए सिखाना चाहते हैं तो उसको शिक्षा का माध्यम बनाना गलत है। उसको शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, भले ही उसमें आप फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, किसी भी राष्ट्र की भाषा तो अंग्रेजी नहीं है, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है। सबने अपनी अपनी भाषाओं में विकास किया है और आज भी दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं। फिर हम लोग इतने कमजोर क्यों हैं कि हमें शिक्षा का माध्यम एक विदेशी भाषा को बनाना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि हम विकसित हो जाएं और अन्यथा रोजगार नहीं मिलेगा। ये भी एक ये बहुत बड़ा विषय ये है। ये एक भ्रांति ही है कि भाई अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। आप यह भी देखिए कि देश में 140-45 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग विदेश जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं? रहना तो मुश्किल से 2-3%। तो यहीं रहकर रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या 97% है और उसके लिए अंग्रेजी आप थोप रहे हैं। उनको अंग्रेजी में उनके लिए अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, यदि मैं व्यावसायिक परीक्षाओं की बात करूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करूं, तो उसमें अंग्रेजी के प्रश्न पत्र और अंग्रेजी की परीक्षा का क्या औचित्य है? भारत में ही यदि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उसको अंग्रेजी की परीक्षा में पास करने के, उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसको हिंदी की परीक्षा या भारतीय भाषाओं की परीक्षा का आयोजन उसके लिए करना चाहिए। लेकिन यह एक व्यवस्थाओं की गड़बड़ है और इस पर व्यवस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को और सरकारों को ध्यान देना होगा कि हम लोग अपनी प्रतिभाओं का नाश विदेशी भाषा के माध्यम से ना करें और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी भाषाओं को ज्यादा महत्व। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं वीरेंद्र जी, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा नीति में भी कई तरीके के परिवर्तन किए हैं, प्रावधान किए हैं हिंदी भाषा को लेकर। दूसरा, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई होगी।
इसमें मैं आप दोनों को सुन रहा था, जी जी जी, तो हिंदी साहित्य के मुर्दान विद्वान बैठे हैं, मैं उनके समक्ष एक कहने की दृष्टता करूंगा कि भारत में कभी भी भाषा को लेकर द्वंद्व नहीं रहा जी। भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें भाषा को लेकर, क्योंकि बड़े बड़े मेलों का आयोजन होते थे और अनेक क्षेत्रों के लोग उस मेले में आते थे, कुंभ के आयोजन होते थे, महीनों कुंभ के आयोजन में सब लोग भारत के, तो आपसी संवाद वो कैसे करते थे। बाहरी देशों का, आतताइयों का भारत पे आक्रमण हुआ तो जितना जरूरी संवाद था भारत के लोगों ने उनसे किया। तो अगर भारत भाषा का द्वंद्व था या भारत भाषा को समझ नहीं पा रहा था, भारत के लोग आपस में उस भाषा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जुड़ाव नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे करते थे जी। ऐसे ही मीरा राजस्थान की थी, गुरु बनाई संत रविदास को, वो अलग भाषा थे। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज गोविंद पाद को अपने गुरु के रूप में चुने। तो अनेक ऐसे लोगों के इतिहास को जब पढ़ेंगे, नरसिंह मेहता गुजराती में वैष्णव जनतो लिखते हैं, वैसे ही भाषा, वैसे ही लगभग उसी तरह का जो एकात्मता है आपको शंकरदेव आसाम में सुनाई पड़ेगा, वैसे विद्यापति के रचनाओं में मिलेगा, वैसे सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के रचनाओं में मिलेगा। तो कहना यह है कि भारत में कभी भाषा को लेकर इतना द्वंद्व नहीं था। बीच के कालखंड में कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के कारण से और कुछ साहित्यिक जगत के लोगों से अपना अपना एक अपना कुनबा बनाया गया, उसमें यह भाषा का द्वंद्व हुआ। वीरेंद्र तो जी, जिसमें भाषाओं को लेकर नहीं, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ आपकी बात कि ये जो आप बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है ये हमें अपनी भाषाओं को समझने और राष्ट्र के भाषाई एकीकरण के लिए आपने जो बात कही है, ये बहुत ही अच्छी और प्रशंसनीय बात है कि हमारे देश की जो भाषाएं हैं उनकी जड़ें एक ही हैं जी। इसलिए हमारे देश में कभी भी आपसी विवाद भाषाओं को लेकर नहीं रहा और कुछ राजनीतिक कारण बने जिनके कारण हुआ। ये बिल्कुल सही तो वो बात जो है कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, हाँ, तो ये संस्कृति सबकी एक ही है और उसी चिरंतन जड़ों में जो संस्कृति का प्रवाह है वो एक ही है। और फिर आपने जो प्रश्न कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई का जो माध्यम कहा गया वो भारतीय भाषाओं को लेकर कहा गया, तो उसके पीछे का भाव भी यही है कि भारत में भाषा को द्वंद्व न बनाया जाए, सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हाँ, हिंदी एक व्यापक संपर्क की भाषा है, इसको आगे आना चाहिए, इसमें रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और एक भाषा पे अगर कोई केंद्रित होने की बात कही जाए तो उसमें हिंदी को आना चाहिए। हिंदी को इस विषय को लेकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर साहब, क्या हिंदी को लेकर जो राज्यों की भाषा है उन पे प्रश्न लगातार उठाए जाते हैं कि अगर हिंदी को समग्र राष्ट्र की भाषा घोषित किया जाए तो जो राज्य भाषा उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने प्रारंभ ये में भी ही एक कहा, तरीके की भ्रांति मैंने प्रारंभ में ही कहा जी कि अब राष्ट्रभाषा जैसी कोई बात नहीं है जी। हिंदी राजभाषा है और भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। क्योंकि जब भी राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न उठता है तब ये इस तरह के अब वो विषय पुराना हो जी गया। ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय विषय था जी। भारत की सभी भाषाएं कैसे विकसित हों, वह प्रश्न है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई न होने से क्या दुष्परिणाम हुए जी। जो अच्छा हुआ उस पर तो हम विचार करते हैं। पिछले 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों को देखिए जी। जब हम संस्कृत माध्यम से पढ़ते थे, दोनों सहयोगियों ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश में भाषा के सवाल पर कोई युद्ध नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। वहाँ तत्व सजातीय और विजातीय का है। ये सारी भाषाओं को बोलने वाले सजातीय तत्वों से संचालित होते थे। एक बड़ी भाषा संस्कृत से जिससे निकली हुई भाषाएं थी। द्रविड़ के रूप में तमिल स्थापित भाषा पुरानी भाषा रही है और उससे जुड़े हुए लोग थे जिनके शब्द संस्कार और वाक्य रचना प्राय एक जैसी होती थी और उसके साथ सांस्कृतिक एकता थी। जब संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होती थी तो हमने देश को बड़े वैज्ञानिक दिए, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर जी जैसे लोग, चरक जैसे लोग, सुश्रुत जैसे लोग, भास्करा जैसे चार जैसे जब लोग आए तो संस्कृत माध्यम से पढ़कर आए। 1000 वर्षों में जब हम फारसी माध्यम से भी पढ़े, मुगलों के समय देश ने कितने वैज्ञानिक दिए फारसी माध्यम से पढ़ करके जी। कुछ शायर आए जरूर, लेकिन हमारा जो विज्ञान तत्व है जी, तकनीकी का तत्व है वो शिथिल पड़ा। अभी जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है
उसका भी जब विकास देखेंगे, देश के बड़े वैज्ञानिकों को देखेंगे जी, आप इसरो को देख लीजिए, पूर्व वहाँ के अध्यक्षों को देख लीजिए और उनके बायोडाटा को देखिए कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किस माध्यम से पाई है। जी, अखबारों में समाचार आता है कि कोई अखबार बेच रहा था, कोई अन्य काम कर रहा था, तो उनके माता पिता ने किस माध्यम के विद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेजा होगा। जी, आज बड़े संस्थानों के निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ के हैं, चाहे वो तेलुगु होगी, तमिल होगी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, गुजराती, कोई भी भाषा हो। जी, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई करके जी, भारत और विश्व में उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। जी। इसके उदाहरण आज भी विद्यमान हैं और तब भी विद्यमान थे। और वह कालखंड जी। जब हमने भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की, जी, तब समस्या पैदा हुई। जी, मैं कह रहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कभी रामधारी सिंह दिनकर जी आए थे, जी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से न पढ़ाने का बड़ा नुकसान भविष्य में दिखलाई पड़ेगा, जब राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व हमको कम दिखलाई पड़ने लगेंगे। जी, ये स्थिति आज दिखलाई आज पड़ रही दिखाई है। जी, बिल्कुल, निश्चित। बिल्कुल। और आज जो राष्ट्रीय स्तर के चरित्र देश में दिखलाई पड़ रहे हैं, जी, वे सब लोग न भी कहें जी। तो अधिकांश लोग भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ के ऊपर आए हैं। अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर नहीं आए हैं, जी, विदेशी माध्यम से पढ़कर नहीं आ सकते। जी, और एक साथ जी, भारतीय भाषाएं विकसित हो सकती हैं। जी, जैसे किसी खेत में हम कई फसल उपजाते हैं, जी, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है जी। उसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके साथ जो मोटे अन्न कहते हैं जी। उसके भी बीज डाल देते हैं, वो विकसित होते हैं। जी, और कभी गेहूं की फसल में कुछ बीज आ गए, जी। विदेशों से जब हम गेहूं मंगाते थे और वो विकसित हो गए, जी, और विकसित हो गए तो गेहूं की फसल को समाप्त कर देते हैं। जी, यानी सजातीय खेती एक साथ हो सकती है, जी, और उसमें एक भी तत्व विजातीय आता है जी। तो वह उसे विकसित नहीं होने देता है। उसी तरह से भाषाओं की भी कुल अपनी मिलाकर संस्कृति अपने है। खुद की जो भाषा है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। अशोक जी, हिंदी दिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? विकास जी, मैं दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि वस्तुतः हिंदी जो है वो अपने आप में कोई एक भाषा नहीं है। हिंदी देशी और विदेशी शब्दों का एक सागर है, जिसमें भारत की सभी देशी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी समाहित हैं, और न केवल भारत की बल्कि विदेशों की भाषाओं के शब्द भी समाहित हैं। जी, तो हम सब इस हिंदी दिवस पर, जब हिंदी दिवस को घोषित हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, जी, उस दिन से हम ये संकल्प लें कि हम भारत की सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी को अपना अभिमान बनाकर चलेंगे। हम अपने विकास का सवाल बनाकर हिंदी को चलें। जी, और व्यवस्थाओं और प्रशासन से भी यही आग्रह है कि वह हिंदी को अधिकाधिक विकसित करने के जी। लिए कुछ ऐसे नए प्रावधान लाएं, जी, जी, ताकि जी, पूरे देश के लोग जो हैं वो सहर्ष हिंदी को स्वीकार करें जी। और इसका संवर्धन हो। जी, वीरेंद्र जी। सर, मैं तो इसमें कहूँगा कि हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग लिखा कि हिंदी दिवस पे भाषण देंगे हिंदी वाले, और किसके लिए? तो हिंदी बोलने और लिखने वालों के लिए। तो कामायनी में जयशंकर ने लिखा कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, अर्थात हमारा ज्ञान और क्रिया दोनों में अंतर होने के कारण से समस्या उत्पन्न है। जी। अब सरकारों को, राजभाषा विभाग को कुछ उसमें ऐसे अधिकार देने पड़ेंगे कि जो नीति नियंता हैं, जिनको इसको अप्लाई करना है, जिसको क्रियान्विति में लेकर आना है, उन पे कुछ कार्रवाई के प्रावधान आए। और जो लोग इस पे थोड़ा पीछे हट रहे करने से उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन, पदोन्नति, कुछ ऐसे मूल्य उसमें जोड़े जाएं, तो इसका विकास होने वाला है। कुल मिलाकर हमें भी निज भाषा का, जो हमारी अपनी हिंदी भाषा, उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदी ही हमारे देश की आन बान और शान है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे,
आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और इतने अच्छे से अपने विचार साझा किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी से भी हमारे देश की पहचान है, हिंदी भी हमारी आन बान और शान है। जहां हिंदी से ही कामयाबी के फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।